आप सभी को वेलकम करता हूं। जितने भी हमारे डियर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, वेलकम करता हूं। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के कुछ ज़बरदस्त क्वेश्चन के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन हो उसको ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से उसको जो है लिखने का प्रयास कीजिएगा, तो चीज़ें आपको समझ में आएगा और आपको जो है बेहतर रिजल्ट देगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देख सकते हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का ये जो क्वेश्चन सामने आपका दिख रहा है, ओसोफिगल एस्ट्रेसिया। तो ये जो एसोफिजियल जो एस्ट्रेसिया होता है, यह क्वेश्चन जो है लगातार मैं बात कर रहा हूँ, पिछले 2-3 साल पहले लगातार जो है 4 से 5 साल पूछा गया है, लगातार पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए आज देखते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है 2-3 सालों से नहीं पूछ रहा है, तो हो सकता है इस बार पूछ दे। तो चलिए हम लोग इसको अच्छे से देखते हैं, ठीक है। चलिए ओसोफेजियल एस्ट्रेसिया होता क्या है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जानिए, ओसोफेगल जो एस्ट्रेसिया है यह एक कॉन्जेंटल डिसऑर्डर है, यानी जन्मजात विकृति है, समझ गए ना, जिसमें भ्रूणीय विकास के दौरान अपूर्णता के कारण, जिसमें होता यह है कि जब भ्रूण जो है पलता रहता है और जिस दौरान गर्भ में विकास होता है, हाथ पैर मुंह नाक कान सब चीज़ बनने का जो विकास का जो दौर होता है उस भ्रूण का गर्भ में, उसी दौरान यह क्या होता है कि ओसोफेजियल एस्ट्रेसिया में आहार नाल की अविवर्ता में होता यह है कि जो आहार, चूँकि जानते हैं आप लोग, एक आहार नाल का है और एक श्वसन का नली आया हुआ है, समझ गए। श्वसन के नली जो है आपके दोनों फेफड़ों में चला जाता है और ये आहार नाल वाला जो है पेट से, यहाँ पे पेट से जो है कनेक्टिविटी इसका रहता है, समझ गए। जो भोजन करने के बाद क्या होता है कि आपके ये पेट में आता है, ठीक है ना। तो ये वाला जो ये आहार नाल वाला जो ओसोफेगस वाला ये जो है, इसी में विवर्ता पाया जाता है। विवर्ता क्या पड़ता है, तो आप लोग को एक चीज़ समझना पड़ेगा कि जो फिस्टुला होता है, फिस्टुला का मतलब ही होता है कि एक हिस्सा किसी दूसरे हिस्सा में जाकर जुड़ जाना। फिस्टुला यही होता है कि एक जगह जो एक कोई अंग जो है जाकर दूसरे चीज़ों में ज्वाइंट हो जाएगा, समझ गए ना। एक नली का दूसरे नली से जाकर ज्वाइंट हो जाना, यही जो है आपका फिस्टुला होता है, समझ गए। ये शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है, समझ गए ना। तो इसी प्रकार से जो ये ओसोफेगस है, जो आहार नाल वाला है, यह जो है ट्रेकिया जो होता है, ये जो ट्रेकिया है इसमें आकर जो है ऐसे मिल जाता है, ऐसे मिल जाता है, समझ गए। तो एक कंडीशन ये होता है, इसमें 5 कंडीशन बनता है, समझ गए ना। तो कभी जो है ये आहार नाल ए वाला कभी यहाँ बीच से ये ऊपर हो जाएगा और ये नीचे हो जाएगा, बीच में दोनों के बीच कनेक्टिविटी नहीं रहेगा, समझ गए ना। यानी एक आहार नाल ऊपर आया, ऐसे आया, और फिर नीचे से यह अमाशय वाला ऐसे है, समझ गए, ए वाला, और ए ट्रेकिया तो अपने जगह पर है ही, समझ गए ना। तो ये वो कंडीशन ए बनता है कि इसमें जो है आपका ट्रेकिया अलग होता है और आहार नाल का ऊपरी भाग अलग होता है और निचला भाग अलग होता है, तीनों 3 जगह होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ें में होता यह है कि दूसरा कंडीशन ए बनता है कि मान गए ये जो आपका ये जो निचले वाला जो अमाशय वाला है, ये अमाशय वाला इस फिस्टुला में जाके ये ट्रेकिया से जुड़ जाता है, ट्रेकिया से जाके फिस्टुला जो है निर्माण कर लेता है, समझ गए ना। मतलब इसको ज्वाइंट होना चाहिए इस वाले से, तो इस वाले से ज्वाइंट नहीं होकर यह इस ट्रेकिया वाले से ज्वाइंट हो जाता है। इस कंडीशन में होता है कि अगर कोई भोजन करेगा तो इसका भोजन जो है इस आसपास में जो है चले जाएगा, वितरित हो जाएगा, या इसी आहार नाल में ही रहेगा, ठीक है ना। एक कंडीशन बनता है। और ये जो है इस पेट का जो अन्न होगा वह जो है आपका इसमें चला जाएगा, या फिर जो है चूँकि श्वास लेता है तो श्वास जो है जाना चाहिए फेफड़ा में हवा, तो ये हवा चूँकि यहाँ पे ट्रेकिया से जुड़ा हुआ है पेट वाला भाग, तो ये क्या होगा कि हवा इस पेट में भी आएगा, समझ गए ना, पेट फूलेगा। तो विभिन्न तरीका के 5 कंडीशन होता है जिसमें जो आहार नाल में विवर्ता होता है, अविवर्ता होता है, ठीक है ना। देख लीजिए, अब ये जो चीज़ें होता है यह जो है पेट, ट्रेकिया यानी समझ गए ना, और ग्रास नली, समझ गए ना, फायरिंग्स, उसके बाद हो गया ओसोफिगल और आपका ट्रेकिया, इस तीनों के बीच में जो है यह निरंतरता जो है नहीं होता है। मतलब जो एक नॉर्मल शेप होना चाहिए कि ऊपर से आहार नाल आया, आते हुए यह नीचे अमाशय में जुड़ा हुआ है, ऐसे होना चाहिए ताकि भोजन सीधा जो है अमाशय में आएगा। और ट्रेकिया इसी पर है, तो ट्रेकिया जो है दोनों फेफड़ों में अलग अलग चला जाना चाहिए। लेकिन इसमें होता यह है कि ये पेट में, और ये जो ऊपर से जो ये आया है ओसोफिगल और ये जो ट्रेकिया है, यह तीनों में जो है क्या होता है, निरंतरता नहीं होता है, कंटिन्यूअस नहीं होता है, ठीक है।
ग्रास नली एक फिस्टुला के द्वारा श्वास नली से संबंध हो सकती है। ग्रास नली मतलब ये जो आपका ये आहार नली है ना, ये आहार वाला भोजन वाला, तो ये जो नली है या तो ऊपर का भाग इस ट्रेकिया से जुड़ जाएगा, इधर जो ट्रेकिया रहा है इस ऊपर वाला भाग जुड़ जाएगा ग्रास नली का, या फिर ग्रास नली का नीचा वाला भाग इससे जुड़ जाएगा, समझ गए ना। या हो सकता है ऊपर वाला भी इससे जुड़ जाए और नीचे वाला भी इससे जुड़ जाए और बीच में ये वाला पोर्शन खाली रहे, ठीक है ना। तो दोनों कंडीशन बनता है। या फिर ये हो सकता है कि ऊपर वाला ना जुड़ा हो, ऊपर वाला जो है ना जुड़ा हो, जैसे ये ऊपर वाला खाली है, समझ गए, और यहाँ ये आपका ट्रेकिया है, समझ गए, और नीचे जो ये पेट वाला जो भाग है ये इससे जुड़ा हो, समझ गए ना। ऐसा भी कंडीशन बनता है। एक कंडीशन ऐसा बनता है कि इस दोनों जुड़ा हो इस ट्रेकिया से, समझ गए। तो ये चीज़ें हैं। एक कंडीशन ये बनता है कि जो है ये पेट वाला भाग अलग हो, ये अलग हो और ये अलग हो, समझ गए ना, मतलब इस दोनों में कोई ज्वाइंट ना हो, समझ गए। तो ये जो है आपका यही जो है होता है क्या चीज़, ग्रास नली का अविवर्ता। तो उम्मीद है समझ गए होंगे कि इस तीनों में जो है कंटिन्यूटी नहीं हो पाता है, समझ गए। और जो ग्रास नली होता है, यह जो है ग्रास नली का एक फिस्टुला जो है श्वास नली से संबंध हो सकता है। फिस्टुला मतलब यही होता है कि एक कोई चीज़ जो दूसरे से ज्वाइंट हो जाए, समझ गए ना। तो यही जो है आपका फिस्टुला होता है, जिसमें ग्रास नली ओसोफेगस जो है ट्रेकिया से कनेक्ट हो सकता है, जिसे जो है श्वास नली ग्रासिका नसुर या नालबरन कहते हैं, समझ गए ना, जिसे ट्रेकियो ओसोफेगल फिस्टुला कहते हैं। मतलब ट्रेकिया ओसोफेगल जुड़ जाएगा तो इसी को फिस्टुला बोलते हैं। फिस्टुला मतलब ही होता है कि एक नली दूसरे नली से जो है ज्वाइंट हो जाना, समझ गए ना। तो यही जो है ट्रेकिया और ओसोफेगस आपस में ज्वाइंट हो जाएगा, जिसको हम लोग श्वास नली ग्रासिका नसुर कहते हैं। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ट्रेकिया का अलग रास्ता है। ट्रेकिया का काम है श्वसन को जो है हवा को, गैस को फेफड़े तक पहुँचाना। ओसोफेगल का काम है कि आहार को आमाशय में भेजना। लेकिन ये दोनों में कनेक्टिविटी हो जाता है, जो कि यह जो है असमान कॉन्जेंटल डिसऑर्डर होता है, जन्मजात भ्रूणीय असमान संरचना के कारण होता है, समझ गए ना। चलिए इस चीज़ समझ गए। चलिए अब इसके देखिए प्रमुख प्रकार क्या है। प्रकार अभी हम आप लोग को बताए हैं। इसमें कुल जो है 5 अवस्था आता है। आप सभी से कभी प्रकार पूछेगा तो कभी इसका लक्षण और चिन्ह पूछेगा, ठीक है ना, अलग अलग। तो प्रकार अगर पूछेगा तो पहला समझिए कि यह 5 प्रकार से यह जो है ट्रेकिया जुड़ता है। पहला है इसोफेगस का ऊपरी व निचला हिस्सा आपस में जुड़ता नहीं है, वह ट्रेकियो ओसोफेगल जो फिस्टुला है वह अनुपस्थित होता है। पहला एग्जाम्पल चित्र के माध्यम से समझिए। जैसे कहता है इसोफेगस और एसोफेगस का ऊपरी और निचला हिस्सा आपस में जुड़ता नहीं है। मतलब जैसे आहार नाल का ऊपरा भाग है, अगर जुड़ेगा तो टोटल ऐसे रहेगा और नीचा ये पेट वाला रहेगा और बगल में ऐसे ट्रेकिया रहेगा ना। लेकिन ऐसे नहीं होकर होता है कि ये ऊपर वाला ओसोफेगस और साथ में यह नीचे वाला ओसोफेगस है, जो कि इसको पेट से कनेक्ट है नीचे वाला, और ट्रेकिया जो है ये ट्रेकिया अपना आराम से इधर है ही जगह पर। तो ये होता है कि ये एसोफेगस के ऊपर वाला भाग अलग होता है, नीचे वाला भाग अलग होता है, और इसमें जो ट्रेकिया है ट्रेकिया अपना अलग होता है। ट्रेकिया के साथ अभी कोई ज्वाइंट नहीं है, अभी कोई फिस्टुला नहीं बना है। मतलब अगर ए भाग अगर ज्वाइंट कर लेगा तो फिस्टुला बन जाएगा, या ऊपर वाला ए भाग ज्वाइंट कर लेगा तो फिस्टुला बन जाएगा। लेकिन अभी सिर्फ पहला कंडीशन में ये ऊपर वाला भाग अलग है और ये नीचे वाला भाग आहार नाल का अलग है और ये ट्रेकिया अपना अलग है। मतलब इसमें जो ट्रेकियो ओसोफेगल है, मतलब इसमें ओसोफेगल का कोई भाग या ट्रेकिया के साथ जुड़ा होता तो यह ट्रेकियोफेगल फिस्टुला जो है उपस्थित होता, लेकिन ये कनेक्ट इससे नहीं है, इसलिए यह जो है ट्रेकियो एसोफेगल फिस्टुला उपस्थित नहीं है। समझ गए। चलिए ये चीज़ पहला कंडीशन समझ गए कि इसमें ऊपर वाला एसोफेगस का और नीचे वाला एसोफेगस आपस में जुड़ा नहीं होता है और ट्रेकिया अपना अलग होता है। यही कारण है कि ट्रेकिया एसोफेगल फिस्टुला उपस्थित नहीं होता है। समझ गए। दूसरा टाइप बनता है, देखिए दूसरा जो टाइप है वो है आपका टाइप बी में ट्रेकियो एसोफेगल फिस्टुला ऊपरी हिस्से में उपस्थित होता है। ऊपरी हिस्से का मतलब है कि जैसे ऊपर का ये आहार नाल है, समझ गए, और ये नीचे वाला आहार नाल अलग है, समझ गए, और ये ट्रेकिया है। तो ये आपका जो है पहला कंडीशन बनता है, समझ गए ना, अगर ऐसा होगा। लेकिन ये होता है कि टाइप बी में जो ये ओसोफेगल का जो ऊपरी वाला हिस्सा है यह ट्रेकिया के साथ फिस्टुला बनाता है, मतलब ट्रेकिया के साथ आकर यह जुड़ा होता है, समझ गए ना। तो यही जो होता है ये आपका, और इसमें क्या होता है ट्रेकियो ओसोफेगल उपस्थित होता है और तथा ऊपर वाला हिस्सा जो है ओसोफेगल के साथ जो है फिस्टुला बनाता है, समझ गए ना। तो यही जो है आपका टाइप बी होता है, समझ गए। चलिए
टाइप बी समझ गए। टाइप सी देखिए, ट्रेकियो एसोफेगल फिस्टुला निचले हिस्से में उपस्थित होता है। यह एसोफेगल एट्रेसिया का सबसे अधिक पाया जाने वाला रूप है और यह लगभग 80% प्लस यही केस होता है बच्चा में अगर एसोफेगियल एट्रेसिया का प्रॉब्लम होता है तो। जैसे देखिए, जैसे ये आपका मैंने पहले बताया, ये आहार नाल का ऊपरी हिस्सा है और यह आहार नाल के निचली हिस्सा है जो कि ज्वाइंट नहीं है, समझ गए। और ये आपका ट्रेकिया है, श्वास नली वाला, समझ गए। और यह क्या है, भोजन वाला नली है, ठीक है ना, जो कि दोनों नीचा का अलग है, अमाशय का पार्ट अलग है और ऊपर का नली अलग है। तो ये प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन ये हम लोग तीसरा कंडीशन देख रहे हैं। सेकेंड कंडीशन में ऊपर वाला जुड़ा था, अब जो थर्ड कंडीशन है तो इसमें ओसोफेगस का निचला वाला भाग इस ट्रेकिया के साथ फिस्टुला बनाता है, समझ गए ना। तो ये आपका तीसरा कंडीशन में है, सी कंडीशन में है, ठीक है। और यह जो है सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला प्रॉब्लम होता है जिसमें ओसोफेगल का निचला अमाशय वाला भाग इस ट्रेकिया के साथ फिस्टुला बनाता है, मतलब जुड़ता है, समझ गए ना। और यह सबसे अधिक पाए जाने वाला आपका कंडीशन होता है, समझ गए। चलिए, तो तीसरा कंडीशन भी समझ गए। चौथा कंडीशन देखिए, चौथा कंडीशन में क्या होता है। चौथा कंडीशन है टाइप डी है, ट्रेकियो एसोफेगल फिस्टुला जो है ऊपरी व निचले हिस्से दोनों हिस्से में उपस्थित होता है। मतलब मैं आपको बताता हूँ, ये जो है जैसे ये दोनों में उपस्थित होता है। जैसे यह ऊपरी वाला जो आपका यह आहार नाल वाला है और ये निचली वाला जो अमाशय वाला है, दोनों तो है आहार नाल का ही नली, लेकिन दोनों अलग अलग है, मतलब प्रॉब्लम है। लेकिन अब ये 4 टाइप का प्रॉब्लम है तो ये ट्रेकिया है, ठीक है ना, ये ट्रेकिया है आपका, ये ट्रेकिया है। अब होता है टाइप 4 में क्या कि ये ऊपर वाला भी इससे ज्वाइंट होता है और नीचे वाला भी इससे ज्वाइंट रहता है, समझ गए। तो ये आपका क्या होता है अलग अलग, है अलग अलग, देख रहे हैं ना, ये है अलग अलग, लेकिन ये दोनों नीचे का अपना यह आहार नाल वाला अलग है, ऊपर के आहार नाल वाला अलग है, लेकिन ये दोनों जाकर इस ट्रेकिया के साथ में ज्वाइंट कर गया है, समझ गए। तो ये आपका टाइप 4 होता है, समझ गए। टाइप 5 में क्या होता है, तो टाइप 5 में जो ट्रेकियो एसोफेगल जो फिस्टुला होता है ना, वह ट्रेकिया के साथ में ऊपर के आहार नाल, नीचे के आहार नाल और साथ में आहार नाल खुद से भी जो है ज्वाइंट होता है एक दूसरे को, और साथ में वह ऊपर और नीचे के हिस्सा उस ट्रेकिया के साथ जुड़ा होता है। जैसे मैं बताता हूँ, ये आपका आहार नाल है, ठीक है, ये आहार नाल है, लेकिन होता यह है कि आहार नाल का जो एक ऊपर वाला भाग है और एक साइड का जो नीचे वाला भाग है, यह दोनों जाकर इस ट्रेकिया के साथ में जुड़ता है। जो ट्रेकिया आपका यहाँ पे है, समझ गए ना, यहाँ पे है। अब ये होता ये है, ये ट्रेकिया है, समझ गए, ये ट्रेकिया है आपका। तो देख सकते हैं ये आपका आहार नाल वाला है, ये आहार नाल वाला है ना, तो देख सकते हैं ये जो है आपका इससे भी ज्वाइंट है, ये है ना, ये टोटल इसका में तो ज्वाइंट है ही, साथ में यह टोटल जो है इस ट्रेकिया से भी ज्वाइंट है, मतलब एच आकार के शेप में हो गया, समझ गए ना। तो यह टाइप 5 होता है और टाइप 5 में आहार नाल के ऊपर नीचा सब ज्वाइंट भी होता है और टोटल जो है ट्रेकिया से भी ज्वाइंट होता है। तो यह लास्ट कंडीशन बनता है, समझ गए। जैसे फिगर के माध्यम से यहाँ पे देख लीजिए, बहुत समझ में आ जाएगा। नॉर्मल बच्चा में है तो इस प्रकार से रहेगा, यह पेट वाला भाग है, समझ गए, पेट है और ऊपर से भोजन के थ्रू देख सकते हैं नीचे में यह पाइप गया है, समझ गए। और ऊपर में देख सकते हैं ये ट्रेकिया है, श्वास वाला, जो कि दोनों फेफड़े में खुलता है, ठीक है ना। लेकिन ये तो हो गया नॉर्मल। लेकिन देखिए प्रॉब्लम वाला यहाँ पे 5 कंडीशन कैसे है। देखिए पहला कंडीशन हम लोग देखे थे कि यह आहार नाल वाला भी ऊपर रहेगा और नीचे के आहार नाल पेट वाला अलग रहेगा, ट्रेकिया अपने जगह पर बिल्कुल सही रहेगा। तो ये पहला प्रॉब्लम होता है, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है कि मान गए कि ऊपर वाला जो आहार नाल वाला है यह ट्रेकिया के साथ फिस्टुला बना लेता है ज्वाइंट होकर, और बाकी यह निचला जो पेट वाला हिस्सा है ये अपना बेचारा अलग घूमते रहता है, समझ गए ना। उसी प्रकार से जब तीसरे कंडीशन में आते हैं तो ऊपर वाला बेचारा अपना ऊपर ही रहता है, लेकिन नीचे पेट वाला जो है इस ट्रेकिया के साइड ज्वाइंट हो गया रहता है, समझ गए ना। तो ये तीसरा कंडीशन है और ये सबसे ज़्यादा कंडीशन पाया जाता है, लगभग 82 से 85% केस में यही होता है, ठीक है। नेक्स्ट चौथा कंडीशन बनता है कि ऊपर के भी जो है ये अपना अलग ट्रेकिया से ज्वाइंट करके बनाया हुआ है और नीचे वाला भी अपना अलग इस ट्रेकिया के साइड में ज्वाइंट किया हुआ है, ठीक है। तो ये जो है चौथा कंडीशन है। पांचवा कंडीशन है कि डायरेक्ट आहार नाल वाला तो पेट से ज्वाइंट है ही, साथ ही ये बेचारा जो है अपना ट्रेकिया से भी रास्ता बना लिया है, मतलब हवा भोजन पानी सब एक दूसरे में जाएगा आएगा, ऐसा कंडीशन है, समझ गए ना। तो यही 5 कंडीशन है, अगर फिगर के माध्यम से आप लोग याद कर लिए तो यह बहुत आसान हो गया, समझ गए। चलिए
कारण देख लीजिए। अब इसका टोटल जो हम देखे हैं इसका कारण क्या हो सकता है। देखिए, तो चूंकि जन्मजात रोग का ज़्यादा कारण नहीं होता है, जन्मजात रोग का बहुत कम ही कारण होता है। जो कारण होता है या तो जीनेटिक्स कारण अनुवांशिक रोग होगा, या फिर भ्रूणीय विकास की असफलता, मतलब भ्रूण का जो विकास होना चाहिए डेवलपमेंट, उसमें जो है असफल हुआ है, जिसके कारण यह प्रॉब्लम हुआ है। पर्यावरण जनित कारण, इन्वायरमेंट अगर कोई फैक्टर है जिसके कारण यह प्रॉब्लम बच्चा में हो चुका है। ठीक है, इसका लक्षण क्या होता है अगर किसी में इस प्रकार के प्रॉब्लम होता है तो देख लीजिए, मुंह से निरंतर झागदार लार बहेगा, मुंह से जो है हमेशा लार टपकते रहेगा झाग वाला। भोजन के बाद उल्टी, खांसी व दम घुटना, चूंकि ट्रेकिया के साथ जाके भोजन वाला नली मिला हुआ है तो उस कंडीशन में भोजन करेगा तो या तो भोजन ऊपर ही रह जाएगा ट्रेकिया में ही, ओसोफेगल में ही, या फिर जो है अगर वह ट्रेकिया के साथ ज्वाइंट कर लिया हुआ है तो भोजन ट्रेकिया में भी चला जाएगा, जो कि आदमी को मृत्यु तक करा देता है। अगर सांस वाला नली में एक भोजन का टुकड़ा भी चला जाए तो दम घुटने लगेगा। ठीक है, अत्यधिक मात्रा में नाक से शराब आना, चूँकि नाक से ही वह व्यक्ति जो है बहुत चीज़ करने लगेगा, समझ गए ना। तो नाक से शराब आना, जन्म के तुरंत बाद दोष प्रकट हो जाता है। अगर किसी में प्रॉब्लम होता है तो जन्म के तुरंत बाद जो है यह लक्षण दिख जाता है कि बच्चा में ये प्रॉब्लम है, फिस्टुला का प्रॉब्लम है, ओसोफेगल का, समझ गए ना। तो यह लक्षण हो गया, समझ गए। लक्षण क्या हो गया, मुंह से निरंतर झाग बहना, लार टपकना, भोजन के बाद उल्टी होना, खांसी होना, दम घुटना, अत्यधिक मात्रा में नाक से सिक्रेशन होना, और जन्म के तुरंत बाद दोष प्रकट हो जाना, मतलब दिखाई दे देना। ठीक है, चलिए उपचार इसका क्या है। तो देखिए, उपचार के लिए चीज़ें देखिए, बालक को 30 डिग्री कोण पर ऊंचा उठाकर रखना चाहिए ताकि अमाशय पदार्थ बाहर न निकल पाए। अब चूंकि अमाशय का रास्ता अपना अलग है, यह बेचारा एक कंडीशन में ज्वाइंट ही नहीं है, एक कंडीशन में ज्वाइंट है तो ट्रेकिया के साथ में ज्वाइंट है, समझ गए ना। तो इस कंडीशन में अमाशय में जो भी पदार्थ है वह बाहर नहीं निकल पाए, इसके लिए 30 डिग्री कोण पर रखें ताकि वह भोजन अमाशय से बाहर न निकल पाए। ठीक है, चलिए दूसरा जो इसका देख रेख होगा वो होगा संप ड्रेन द्वारा अपर एसोफेगल पाउच का सक्शन करना। जो संप ड्रेनेज है उसके द्वारा जो आहार नाल के जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है, इसमें जो भी सिकरे चीज़ें अटका होगा, फंसा होगा, उसको सक्शन के द्वारा बाहर निकालना, मतलब चूस के उसे खाली करना। ठीक है, चलिए तीसरा है, इसमें गैस्ट्रोटोमी होता है। चूँकि आप लोग जानते हैं गैस्ट्रोटोमी जो होता है वह क्या करता है कि आदमी को जो है भोजन वगैरह दिलाने के लिए अमाशय के द्वारा जो है एक क्या किया जाता है, गैस्ट्रोटोमी किया जाता है अमाशय में दबाव को कम करने के लिए और अंतः श्वसन को रोका जा सके, मतलब अंदर ही अंदर श्वसन न हो, इसके रोकने के लिए गैस्ट्रोटोमी किया जाता है। और इसी गैस्ट्रोटोमी का उपयोग आहार देने के लिए भी किया जा सकता है, क्योंकि आहार तो पेट में आदमी को डायरेक्टली बच्चा को जाएगा नहीं, क्योंकि ऊपर से तो रास्ता कटा हुआ है आहार नाल का। तो इस कारण इस गैस्ट्रोटोमी के द्वारा जो है भोजन इसके द्वारा भी दिया जाएगा। ठीक है, तो ये गैस्ट्रोटोमी किया जाता है। ओके, चलिए चौथा है लाक्षणिक उपचार किया जाएगा, जैसे एंटीबायोटिक देना, ऑक्सीजन देना, आईवी फ्लूइड देना, ये सब जो है लाक्षणिक उपचार होता है, समझ गए। तो कुछ खास इसके उपचार में होता नहीं है, गैस्ट्रोटोमी देंगे और ऐसे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, समझ गए। चलिए नर्सिंग प्रबंध में देखिए, सर्जरी से पहले, गैस्ट्रोटोमी होने से पहले सर्जिकल देखभाल में क्या क्या होगा। ऑपरेशन से पहले पूर्व बालक को मुख से कुछ नहीं देना चाहिए, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। बालक के जैविक चिन्हों को चेक करें, किसी भी परिवर्तन पर चिकित्सक को तुरंत सूचित करना चाहिए। ठीक है, ये सब चिकित्सक सर्जरी से पहले की बातें हैं। शिशु को संक्रमण से बचाए, डॉक्टर के निर्देशानुसार जरूरी सभी दवाइयां और ऑक्सीजन प्रदान करें, सक्शन द्वारा श्वसन मार्ग को साफ करें, ठीक है ना। माता पिता को जो है साइकोलॉजिकल मदद करें, ठीक है ना। ऑपरेशन से पूर्व कोई भी जटिलता होने के खतरे को देखते हुए लिखित सहमति ले लेंगे बच्चे के गार्जियन से, ठीक है ना। साथ ही जो है बच्चे को जो है सहारा देंगे, शांत वातावरण जो है प्रदान करेंगे, ठीक है। तो ये जो है आपका सर्जरी से पहले का देख रेख हुआ, ठीक है। अब सर्जरी के बाद जो होगा देख लीजिए, सर्जरी हो चुका है तो बालक के गर्म उद्धब पात्र इनक्यूबेटर में रखें ताकि शरीर का तापमान बना रहे और शुष्क रहे, ठीक है ना, सूखा हुआ रहे। सक्शन द्वारा श्वसन मार्ग को साफ करें जिससे श्वसन प्रक्रिया निरंतर बनी रहे, वह स्राव की मात्रा को नोट करें। जो श्वसन मार्ग है उसको क्या करेंगे कि सक्शन करके चूस कर साफ करते रहेंगे ताकि निरंतर जो है श्वसन बना रहे और सिक्रेशन पर भी ध्यान देंगे, ठीक है। तीसरा है वाटर सील ड्रेनेज की देखभाल करेंगे, वाटर सील ड्रेनेज जो लगा होगा उसका देखभाल करेंगे। आईवी फ्लूइड द्वारा पोषण स्तर बनाए रखेंगे, डॉक्टर के निर्देशानुसार एंटीबायोटिक दें, ठीक है ना। उसके बाद छठा है
प्रत्येक आधे घंटे पर बालक को जैविक चिन्ह वाइटल साइन नोट करते रहे चेक करके। नेक्स्ट पॉइंट बनता है प्रत्येक 4 घंटे में शिशु की स्थिति बदलते रहे बेड शोर से बचाने के लिए। आमाशय छिद्र द्वारा शिशु को पोषण दे व इसकी स्वच्छता बनाए रखे जो गैस्ट्रोटोमी है। गैस्ट्रोटोमी आमाशय छिद्र ही होता है, आमाशय में एक छिद्र किया जाता है जिसके द्वारा जो है भोजन दिया जाता है, समझ गए ना, और पोषण बनाए रखा जाता है, उसको स्वच्छ रखे। शिशु को देखभाल में माता को भी सम्मिलित करे क्योंकि बच्चा को माँ से बहुत प्यार होता है, ठीक है, उसके बातों को मानेंगे। नेक्स्ट है शिशु द्वारा मुख से आहार ग्रहण करने पर आमाशय छिद्र बंद कर दिया जाता है। अब ऑपरेशन के बाद जो है बच्चा अब मुख से आहार लेने लगे तो उसके बाद जो है क्या करना चाहिए कि आमाशय जो छिद्र है गैस्ट्रोटोमी उसे बंद कर देना चाहिए, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है किसी भी प्रकार की जटिलता दिखने पर तुरंत चिकित्सक को सूचित करें, ठीक है। तो यही जो है आपका 11 पॉइंट सर्जरी के बाद का देखभाल है और सर्जरी के पहले का देखभाल है। तो ऐसे ही जो है सर्जरी के देखभाल लिखा जाता है, समझ गए ना। अगर सर्जरी से पूर्व, सर्जरी के बाद, सर्जरी के दौरान पूछे तो ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे और आपके सामने दिख रहा है, नवजात शिशु कमला या इसी को पीलिया बोलते हैं। नियोनेंटल जॉन्डिस क्या होता है या इसी को हाइपर बिलिरुबिनिया बोलते हैं, ठीक है ना। देख सकते हैं यहाँ पे स्पष्ट रूप से है हाइपर बिलिरुबिनेमिया, समझ गए ना, हाइपर बिलिरुबिनेमिया। ओके, तो ये चीज़ें आपसे क्वेश्चन पूछेगा हाइपर बिलिरुबिनेमिया के बारे में या फिर नियोनेंटल जॉन्डिस के बारे में, जन्मजात जो है नवजात शिशु का पीलिया के बारे में। तो चलिए देखते हैं। देखिए नवजात शिशु के शरीर में रक्त में बिलिरुबिन की अधिक मात्रा इकट्ठा होने को अति बिलिरुबिन रक्तता कहते हैं, जिससे शिशु की त्वचा पीली पड़ जाती है जो नवजात शिशु कामला या पीलिया कहलाती है, ठीक है। देखिए नवजात शिशु का कमला या जॉन्डिस का, नियोनेंटल जॉन्डिस का क्या मतलब है। जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है तो देखते होइएगा वह जो है जॉन्डिस के सहारे ही जन्म लेता है, उसको जॉन्डिस ही हुआ रहता है। तो ऐसे में होता यह है कि जो नवजात शिशु होता है उसके रक्त में, चूँकि बिलिरुबिन रक्त में ही पाया जाता है, तो उस रक्त में बिलिरुबिन का जो मात्रा होता है वह ये अधिकतम मात्रा इकट्ठा हो गया रहता है, जिसके कारण उसके ब्लड में बिलिरुबिन का जो लेवल है वो हाई हो जाता है, यानी अति हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, जिसे अति बिलिरुबिनता रक्तता कहते हैं। या जिससे ही जो है शिशु के जो त्वचा होता है, स्किन होता है, वह पीला पड़ जाता है, क्योंकि बिलिरुबिन के कारण जो है शरीर पीला पड़ने लगता है और यह बिलिरुबिन जो होता है स्किन पर चिपकने लगता है, समझ गए, जिसके कारण जो है पीला दिखने लगता है बॉडी, जो नवजात शिशु का कमला या पीलिया कहलाता है। चीज़ को समझ गए कि शरीर के रक्त में, बच्चे के नवजात शिशु के रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा अत्यधिक बढ़ना ही अति बिलिरुबिनता रक्तता कहलाता है, जो बच्चे के स्किन पर चिपक जाता है, जिससे शरीर जो है पीला दिखाई देता है, समझ गए। और इससे ही जो है हम लोग नवजात शिशु के पीलिया या जॉन्डिस बोलते हैं, ठीक है। चलिए कारण क्या हो सकता है इसका होने का, देख लीजिए। लाल रक्त कोशिकाओं का जल्दी वह अधिक नष्ट होना, अगर किसी को आरबीसी बहुत जल्दी बन रहा है, बहुत जल्दी नष्ट हो रहा है, तो ये कंडीशन हो सकता है। यकृत जो लीवर है ये कार्य करने में असमर्थ है, जिसके कारण मेटाबॉलिक प्रोसेस अच्छा से हो नहीं रहा है और बिलिरुबिन का मात्रा जो है शरीर में बढ़ रहा है रक्त में, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए रक्त समूहों की असंगतता से एरिथ्रोसाइट का क्षय होना। एरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी का जो है क्षय होना, समझ गए ना। पॉलीसेथेमिया होगा, समझ गए ना, पॉलीसाइथेमिया होगा, समझ गए। तो ये जो है आपके कुछ लक्षण है, ज़्यादा इसका कारण नहीं होता है। आरबीसी अगर जल्दी नष्ट होगा तो शरीर में तो बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ेगा ही ना बढ़ेगा। साथ ही अगर यकृत कार्य कार्यों में अपरिपक्वता दिखाएगा तो बिलिरुबिन की जो पर्याप्त मात्रा है रक्त से तो बाहर नहीं निकल पाएगा, ठीक है ना। साथ ही अगर रक्त में जो आरबीसी है इसका अधिक क्षय होने लगेगा तो शरीर में तो बिलिरुबिन, शरीर पीला होने ही लगेगा और पॉलीसेथेमिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ कारण होता है जिसके कारण ये चीज़ें होता है। नेक्स्ट देखिए इसके होने के बाद क्या क्या लक्षण होता है। जॉन्डिस होने के बाद थकावट आएगा, फैटिग, वोमिटिंग होगा, मूत्र का गहरा रंग डार्क होना और मल का काला होना, ये सब जो है संकेत करता है लक्षण में, समझ गया ना। साथ ही जो है त्वचा जो है पीला दिखाई देना, शरीर का रंग पीला होना, आंखें पीला दिखाई देना, नाखून जो है बेरंग होना यानी पीला दिखाई देना, ठीक है ना, कमजोरी महसूस होना और ब्लड का काफ़ी कमी होना, ये सब लक्षण होता है, ठीक है। चलिए निदान क्या होता है, इसका डायग्नोसिस क्या क्या होगा। तो रक्त परीक्षण तो होगा ही होगा, सीरम का टेस्ट होता है जिसमें बिलिरुबिन सीरम का चेक होता है कि कितना है। ब्लड ग्रुप और RH फैक्टर माँ एवं शिशु दोनों का चेक किया जाता है, पता किया जाता है कि माँ और बच्चे में जो है RH फैक्टर और ब्लड ग्रुप कैसा है, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन स्तर चेक किया जाता है, ब्लड कल्चर का टेस्ट किया जाता है, यानी तमाम तरीके के ब्लड और मल मूत्र का भी टेस्ट किया जाता है। और LFT
टेस्ट किया जाता है कि लीवर सही से काम कर रहा है या नहीं। कॉम्ब टेस्ट भी किया जाता है, समझ गए। तो ये कॉम्ब टेस्ट होता है, तो आपको ये सारा चीज़ें याद रखना है। ओके, चलिए प्रबंध में, इसके देखभाल में प्रबंध में क्या क्या होता है, तो फोटोथेरेपी होता है। फोटोथेरेपी एक क्या होता है देख लीजिए। इसमें शिशु को नीले प्रकाश में खुला छोड़ा जाता है, जिससे बिलुबिरीन का प्रकाश भंगुरन हो जाता है और त्वचा में जमे अप्रत्यक्ष बिलुबिरीन घुलनशील और हानिकारक पदार्थ में बदल जाए, जो कि गुर्दे द्वारा मूत्र के रास्ते से उत्सर्जित कर दिया जाता है। प्रकाश चिकित्सा की समय सीमा शिशु की अवस्था व रक्त में सीरम बिलुबिरीन के स्तर पर निर्धारित करता है। देखिए फोटोथेरेपी एक अलग आपसे क्वेश्चन ही पूछेगा कि फोटोथेरेपी क्या होता है, प्रकाशीय चिकित्सा इसके बारे में बताएं। तो अभी हल्का जान लीजिए फोटोथेरेपी के बारे में कि फोटोथेरेपी जो है बच्चों के जॉन्डिस के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। इसमें जो बच्चा का ब्लड में जो बिलुबिरीन स्तर बढ़ने के कारण जो उसका शरीर पीला पड़ा है और वो शरीर पर के अंदर से जो उसके स्किन पर जो बिलुबिरीन अप्रत्यक्ष रूप से चिपका हुआ है, सटा हुआ है, तो ये फोटोथेरेपी जो होता है इसमें बच्चे को नंगा आंखों पर एक पट्टी लगाकर नंगा रख दिया जाता है, समझ गए। ताकि वो जो फोटोथेरेपी हो इसमें जो है आपके क्या किया जाता है, ब्लू और प्रकाश जो रंग का जो प्रकाश होता है, ब्लू और सफ़ेद रंग के प्रकाश में बच्चे को खुला रख दिया जाता है आंखों पर पट्टी लगा के, ताकि आंखों पर कोई प्रभाव न पड़े। और उस पर जो है ये प्रकाश पड़ने के बाद क्या होता है कि शरीर में जिस जिस भाग में बिलुबिरीन जमा हुआ है अत्यधिक, उसको यह तोड़ता है, प्रकाश भंगुरित करता है, समझ गए ना। और भंगुरित करने के बाद क्या करता है कि उससे जो है अहानिकारक, मतलब यह शरीर के लिए हानिकारक न हो टूटने के लिए, टूटने के बाद तो ऐसे अहानिकारक पदार्थों में बिलुबिरीन को तोड़ता है और तोड़ने के बाद जो है गुर्दा के द्वारा, मूत्र के द्वारा इसे बाहर निकाल दिया जाता है, समझ गए। तो यही फोटोथेरेपी होता है, समझ गए। चलिए पहला प्रबंध ये हो गया। दूसरा प्रबंध आप लोग यहाँ पे देखिए, औषधि है। कुछ औषधियाँ दिया जाता है, जैसे शिशु को कुछ निश्चित औषधि दी जाती है जो यकृत कोशिकाओं पर अपने प्रभाव द्वारा जो है ग्लूकोरोनाइन ट्रांसफेरेस एंजाइम के निर्माण को बढ़ा देती है, जो बिलुबिरीन के उत्सर्जन में सहायता करता है। अगर लीवर सही से नहीं काम कर रहा है तो लीवर को इफेक्टिव काम करने के लिए, बनाने के लिए जो है एक निश्चित दवाइयाँ दिया जाता है, जो ग्लूक्यूरोनाइल ट्रांसफेरेस एंजाइम के निर्माण को बढ़ाता है, जो बिलुबिरीन के उत्सर्जन में सहायता करता है। तो यकृत को बेहतर बनाने के लिए ड्रग दिया जाता है, ठीक है, दवाई। तीसरा है प्रतिस्थापन रक्तदान, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, समझ गए ना। देख लीजिए, इसमें शिशु में रक्त से बिलुबिरीन को शीघ्रता से बाहर किया जाता है। यह पूर्णकालिक शिशुओं में जब अति बिलुबिरीनता 20 mg प्रति DL तथा अपरिपक्व शिशुओं में बिलुबिरीन स्तर 10 से 15 mg प्रति DL हो तब प्रयोग किया जाता है। देखिए, अगर बिलुबिरीन का स्तर अगर पूर्ण रूप से 20 mg प्रति DL परिपक्व में, समझ गए ना, परिपक्व में अगर 20 mg प्रति DL हो चुका है, मतलब काफ़ी खतरनाक हो चुका है, तो उस कंडीशन में जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा इसे जो है बदला जाता है, समझ गए ना, पूरे ब्लड को ही चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद अपरिपक्व शिशुओं में 10 से 15 mg DL हो तब प्रयोग किया जाता है एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, जिसमें शीघ्रता से जो है रक्त से बिलुबिरीन को शीघ्रता से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है ना। तो यह एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन हो गया, समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, प्री मैच्योर बेबी अथवा अपरिपक्व शिशु अथवा परिपक्वता से पूर्व शिशु क्या है। यानी प्री मैच्योर अपरिपक्व शिशु के बारे में आपसे पूछेगा कि इसका क्या कारण होता है, लक्षण क्या है, जटिलता क्या है। अपरिपक्व शिशु के जन्म के तुरंत बाद देखभाल बताएं, ठीक है। तो ये जो है आपको अच्छे से पढ़ना है, बहुत ही क्वेश्चन एक बार पूछा गया है। तो देखिए अपरिपक्व शिशु का मतलब क्या होता है। तो देखिए गर्भ अवस्था के 37 सप्ताह पूर्ण होने से पूर्व जन्म लेने वाले शिशु अपरिपक्व शिशु कहलाते हैं। देखिए वैसा शिशु जो गर्भ में पल रहा है लेकिन अभी उसका 37 सप्ताह पूर्ण नहीं हुआ है, 37 सप्ताह कंप्लीट नहीं हुआ है, और इस 37 सप्ताह कंप्लीट होने से पहले ही वह जन्म ले लिया है, तो उसी शिशु को जो है अपरिपक्व शिशु कहा जाता है। समझ गए ना, मतलब वह बच्चा पूर्ण रूप से प्री मैच्योर नहीं हुआ रहता है। क्यों नहीं हुआ रहता है? क्योंकि वह समय जो 37 सप्ताह है इससे पहले ही जन्म ले लिया है। समझ गए, तो यही अपरिपक्व शिशु होता है जो 37 सप्ताह पूर्ण होने से पहले ही जन्म लेने वाला शिशु होता है और उसे प्री मैच्योर कहते हैं। समझ गए।
कारण क्या होता है, कारण में इसका पहला कारण में कोई पता नहीं है, अज्ञात कारण है, कुछ भी कारण हो सकता है। दूसरा कारण है गर्भस्थ शिशु से संबंधित कारक, मतलब गर्भ में पल रहे बच्चे उसका कारण हो सकता है। एक तो अज्ञात कारण होगा जो कि पता नहीं होगा, कोई भी कारण हो सकता है। दूसरा वो बच्चा खुद कारण हो सकता है, गर्भ में जो पल रहा बच्चा है, शिशु है, वह खुद जो है वो कारण बन सकता है। जैसे गुणसूत्रीय उसमें असमानता हो सकता है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी हो सकता है, शारीरिक असमानता हो सकता है, मतलब शारीरिक उसका जो बनावट है उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी हो सकता है जिसके कारण वह बच्चा जल्दी जन्म ले लिया है, या फिर उसे क्रोमोसोमल प्रॉब्लम डिसऑर्डर होगा तो वह जल्दी जन्म ले लिया है। तो यह बच्चा खुद के कारण बनने से, उसके शरीर में कोई कारण होने से यह पहले ही जन्म ले लेता है समय से, तो यह गर्भ शिशु से संबंधित, गर्भस्थ शिशु से संबंधित कारक हो गया। समझ गए, जो शिशु गर्भ में है उसी से संबंधित कोई कारक होता है। तीसरा पॉइंट है कारण में, देख लीजिए कि माता से संबंधित कारक। अब इसमें चूंकि जो बच्चा होता है वह माता पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, समझ गए ना, तो उसको खुद से कारण तो हो ही जाएगा, क्रोमोसोमल कारण या फिर गर्भ अवस्था में जो है शारीरिक असमानता के कारण। अब माता किस प्रकार से कारण है ये प्रीमेच्योर होने के लिए, देख लीजिए माता से संबंधित कारण। तो माता को कुपोषण होगा तो बच्चा को प्रॉब्लम होगा ही होगा, अगर माता को मधुमेह है तो बच्चा को भी प्रॉब्लम होगा, माता को अगर जॉन्डिस है तो बच्चा को भी होगा, दीर्घकालिक रोग जैसे हृदय का रोग, गुर्दा रोग, ठीक है ना, गर्भ अवस्था की कुछ जटिलताएं, ये सब होने के कारण बच्चा प्रीमेच्योर हो जाता है, यानी समय से पहले जन्म ले लेता है। या तो माँ को माल न्यूट्रिशन होगा, या मधुमेह होगा, या जॉन्डिस होगा, या हृदय और गुर्दा रोग जैसे दीर्घकालिक रोग हो सकता है, या गर्भ अवस्था में कोई प्रॉब्लम जटिलता होने से ये सारा जो है माँ कारण बनती है बच्चे को जन्म से पहले, समय से पहले जन्म देने का। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए झिल्ली का समय से पूर्व फट जाना। अब जैसे ही झिल्ली फट जाएगा बच्चा बाहर आ ही जाएगा, तो समय से पूर्व झिल्ली का फट जाना। एकाधिक शिशु का जन्म, अब मान गए एक से अधिक गर्भ में शिशु है तो हो सकता है समय से पहले हो जाए, ठीक है ना। रक्तस्राव, बहुत ज़्यादा रक्तस्राव होने से जो है बच्चा समय से पहले हो जाता है। औषधियों का गलत उपयोग, अगर कोई ऐसे ड्रग ले रहे हैं और उसका गलत उपयोग कर रहे हैं गर्भावस्था में, तो ये जो है आपका कारण बनता है कि आपका बच्चा हो सकता है प्रीमेच्योर हो जाए, मतलब समय से परिपक्व होने से पहले ही जन्म ले ले। तो ये सब कारण बनता है, समझ गए, मां से संबंधित कारक है। ओके, चलिए अब इसका लक्षण क्या होता है, देख लीजिए लक्षण में इसके क्या क्या हो सकता है। तो लक्षण में जो है रुएदार शरीर, जो बच्चा होता है उसका जो है शरीर बहुत ज़्यादा कॉटन होगा, रुएदार होगा, स्पॉन्जी होगा, आकार व वजन में कम होगा। जो उसका शरीर का बनावट होगा और जो उसका वजन होगा वह कम होगा, जाहिर सी बातें हैं, ठीक है। बहुत पतली व झुर्रीदार त्वचा, उसका जो त्वचा होगा प्रीमेच्योर बेबी का बहुत पतला और झुर्रीदार होगा। नाखून कोमल होगा, शरीर की अपेक्षाकृत बड़ा शरीर होगा, मतलब जो शरीर और जो बॉडी और जो हेड का रेशियो होना चाहिए वो जो है वहाँ पे हेड जो है बड़ा होगा। सर कमज़ोर कर्ण उपास्थि, मतलब जो कान का जो कार्टिलेज है वह जो है कमज़ोर होगा। अविकसित लघु भगोष्ठ होगा, कमज़ोर प्रतिवत रिफ्लेक्सेज कम, मतलब बच्चा के अंदर जो रिएक्शन है, प्रतिक्रिया है, कम होगा। तो ये सब जो है आपके प्री मेच्योर बच्चा में होता है, मतलब प्री मेच्योर वाले बेबी में बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। जैसे उसके शरीर के विभिन्न जो बनावट है उसमें भी प्री मेच्योर अपरिपक्वता हो सकता है, जैसे कोमल नाखून, आकार वजन में कम होना, त्वचा जो है रुएदार होना, झुर्रीदार होना, कमजोर कर्णमूल अस्थि होगा, अविकसित लघु भगोष्ठ, कमजोर प्रतिवर्त, शरीर की अपेक्षाकृत बड़ा सर होगा, ठीक है ना, बहुत पतली झुर्रीदार त्वचा, रुएदार शरीर, ये सब लक्षण बच्चा में समय से पहले होने से हो सकता है। इसका जटिलता क्या हो सकता है, अगर कोई बच्चा समय से पहले हो जाए तो उसमें कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है उस समय, देख लीजिए। सबसे पहले संक्रमण का खतरा रहता है, सबसे पहले अश्वसन हो सकता है बच्चा में, बच्चा को श्वसन में प्रॉब्लम हो सकता है। बच्चे में हाइपोग्लाइसेमिया, मतलब ग्लूकोज का कमी हो सकता है। हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम का कमी हो सकता है। अति बिलुबिनता, मतलब हाइपर बिलुबिनिमिया होगा, जो कि अभी ऊपर देखे हैं, जॉन्डिस, और हेलाइन मेम्ब्रेन रोग हो सकता है। तो ये जटिलता जो है बच्चे में दिखाई देने वाला है, तो ये सब याद रखिएगा। संक्रमण, अश्वसन, हाइपोगैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, अति बिलुबिनता, रक्तस्राव और हेलाइन मेम्ब्रेन, ये जटिलता होता है प्रीमेच्योर होने के समय, समझ गए। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जन्म के तुरंत बाद देखभाल, मतलब जैसे ही बच्चा जन्म लिया उसके तुरंत देखभाल कैसे करना चाहिए। तो आप लोग को ये मैं पहले भी बता दिया हूँ कि जन्म के तुरंत बाद क्या क्या चीज़ों का देखभाल करना चाहिए। सबसे पहले है वातावरण का देखभाल करना चाहिए। अगर बच्चा को जो है बहुत ज़्यादा चूँकि वो गर्भ से बाहर निकलेगा, प्री मेच्योर है, तो हो सकता है वह वातावरण से जो है संपर्क बनाने में असफल हो, तापमान उसको जो है बहुत ज़्यादा कम जाएगा बाहर निकलने के बाद, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में जो है बालक को 25 से 30 डिग्री तापमान होना चाहिए। अब इस 25 से 30 डिग्री के लिए जो है क्या करें कि शिशु का नाल काटने के बाद मुख व ग्रसनी को कोमलता से साफ करें। मुंह और जो ग्रसनी होता है उसको एकदम सॉफ्ट हाथों से साफ करें। तत्काल बाद जो है उसे कोमल से उठाना चाहिए और कंबल से ढक कर रखना चाहिए ताकि गर्म जो है मिल सके, या फिर इनक्यूबेटर में रखना चाहिए, ठीक है, जिससे बच्चा को शुष्क वातावरण और आवश्यक तापमान बना रहे। समझ गए। चलिए दूसरा है श्वसन के लिए क्या क्या करेंगे, श्वसन को साफ करने के लिए क्या क्या करेंगे। शिशु के जन्म के उपरांत उसकी श्वसन क्रिया को आरंभ कराना एक महत्वपूर्ण कार्य है। जैसे ही बच्चा जन्म लिया, चूँकि यह प्री मैच्योर बच्चा है, तो जैसे ही बच्चा जन्म लिया तो उसको जो है सबसे पहला श्वसन आरंभ कराना बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। शिशु का सिर शरीर से थोड़ा नीचे बाईं तरफ मुड़ा होना चाहिए, वह जीभ के पीछे लुढ़कने से रोकना चाहिए। मतलब जो बच्चा जन्म ले और उसका श्वसन का आप देखभाल करते हैं श्वसन आरंभ करने के लिए, तो सबसे पहले जो शिशु है उसका सिर जो है शरीर से थोड़ा नीचा होना चाहिए और थोड़ा जो है बाईं की तरफ मुड़ा होना चाहिए, जिससे होगा क्या कि उसका जीभ जो है अंदर मुंह में अंदर नहीं लुढ़केगा, ठीक है। नर्स को एक कोमल रबर की नली की सहायता से मुंह व नासाग्रसनी में उपस्थित द्रव का चूषण करना सहित यदि नवजात श्वास लेने में असक्षम हो तो कृत्रिम रूप से श्वास देनी चाहिए। श्वास खोलने के लिए क्या करेंगे कि नर्स कोमल एक रबर से जो ओसोफेरिंग जो नासाग्रसनी है उसमें उपस्थित जो भी द्रव है, जो भी गर्भ के दौरान जो उसको द्रव उसमें लगा रहता है, उसको जो है चूषण करके सक्शन करके साफ करें। और अगर बच्चा फिर भी अगर श्वास अच्छा से नहीं ले रहा है तो फिर कृत्रिम श्वास देना चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट श्वसन का देखभाल। तीसरा है ऑक्सीजन देना, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। यदि शिशु का शरीर ऑक्सीजन की कमी से नीला पड़ने लगे या वह स्वयं श्वसन क्रिया में असक्षम न हो तो तुरंत क्रिया करने में सक्षम न हो तो तुरंत जो है लीटर प्रति मिनट की दर से ऑक्सीजन देनी चाहिए। जैसे यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है ना, इसको देख लीजिए। जैसे कोई बच्चा है, अब बच्चा प्री मैच्योर है तो हो सकता है उसमें जो है श्वास की क्रिया खुद से ना ले पा रहा हो तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, तो इस कारण जो है उसे तुरंत जो है श्वसन को क्रिया को बनाए रखने के लिए जो है अगर वो खुद से ऑक्सीजन नहीं ले रहा है तो उसका शरीर धीरे धीरे नीला पड़ने लगेगा। तो इस कंडीशन में उसे प्रति मिनट जो है 1 लीटर की दर से ऑक्सीजन देना चाहिए बच्चा को, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए चौथा, देखिए औषधि देना, मेडिकेशन देना, मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन। समझ गए। पहला क्या था, पहला था आपका कि पहला देख लीजिए क्या था, पहला आपका यहाँ पे था वातावरण बनाना और वातावरण का देखभाल, दूसरा श्वसन के देखभाल, तीसरा ऑक्सीजन देना, चौथा औषधि देना। औषधि में क्या दिया जाएगा तो रक्तस्राव की स्थिति से बचने के लिए विटामिन के का इंजेक्शन दिया जाता है। समझ गए। अगर माता को मॉर्फिन अथवा कोडिन दिया गया हो जिससे नवजात को श्वसन रोध हो रहा हो तो शिशु को नैलोफिन हाइड्रोक्लोराइड देना चाहिए। अगर माता को मॉर्फिन या कोडिन दिया गया हो जिसके कारण श्वास रोध हो बच्चा में तो बच्चा को नैलोरफिन हाइड्रोक्लोराइड देना चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका मेडिकेशन में। और उसके बाद रक्त में एसिड की मात्रा कम करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट इंजेक्शन दिया जाता है। अगर रक्त में अम्लता ज़्यादा है तो इसको कम करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट देते हैं। तो ये आपका दवाई हो गया, समझ गए। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन आपके सामने और आ सकता है, क्या आ सकता है कि लो बर्थ बेबी, वो था आपका प्री मैच्योर, ये है लो बर्थ बेबी। मतलब इसमें जो शिशु होगा वह कम वजन के साथ में जन्म लेगा, जो वजन होना चाहिए उससे कम वजन में के साथ जो जन्म लेता है तो उसे लो बर्थ वेट बेबी कहते हैं, यानी कम वजन वाला शिशु कहते हैं। ऐसा शिशु जिसका वजन जन्म के समय जो है 1500 से 2500, समझ गए ना, 1500 से लेकर 2500 ग्राम तक होता है, लो बर्थ वेट बेबी कहलाता है। देखिए जैसा बच्चा जन्म लिया शिशु, अगर उसका वजन अगर 1500 से लेकर अगर 2500 ग्राम तक के है तो वह जो है लो बर्थ बेबी के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो यही जो है आपका लो बर्थ वेट बेबी होता है, समझ गए। चलिए कम वजन वाला शिशु
बहुत कम वजन वाला होता है, एक होता है कम वजन वाला, एक होता है बहुत कम वजन वाला। कम वाला होगा तो वह 15 से 2500 के आसपास में उसका वजन होगा, तो वह कम वाला होगा। अगर बहुत कम वाला होगा तो उसका वजन 1500 ग्राम से भी कम होगा, तो वह वेरी लो बर्थ वेट बेबी होता है। समझ गए ना। चलिए ये चीज़ देख लिए। अब यहाँ पे इसका जटिलता क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे देख लीजिए। पोषण की कठिनाई, जो बच्चा है उसको जो है पोषण की कठिनाई हो सकता है, एक कारण बने। माँ में पोषण की कठिनाइयाँ इसका कारण बन सकता है। ऑक्सीजन की कमी भी एक कारण बन सकता है कि बच्चा को अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिला हो। मानसिक समस्या हो सकता है, अगर माँ में कोई मानसिक समस्या हो तो इसका बच्चे में भी प्रभाव पड़ता है। निर्जलीकरण, अगर शरीर में माँ के शरीर अगर बहुत ज़्यादा निर्जलीकरण है तो ये जो है आपका क्या होता है, ये होने के बाद जो है ये सब जटिलता है कि पोषण के कठिनाइयाँ हो सकता है, पोषण में कठिनाइयाँ हो सकता है, ऑक्सीजन की कमी हो सकता है, मानसिक समस्या हो सकता है, निर्जलीकरण हो सकता है, श्वसन रोग हो सकता है, अल्प शर्करा मतलब हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है, और श्वसन शक्ति का ह्रास, श्रवण मतलब सुनने का जो है शक्ति में प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, तो ये जो है इसका जटिलता हो गया लो बर्थ वेट बेबी का। बाकी कारण, लक्षण और जन्म के तुरंत देखभाल, ये सब जो ऊपर वाला आप देखे हैं ना प्री मैच्योर वाला, उसी का जो है कारण, लक्षण और जन्म के तुरंत देखभाल सब उसी का यहाँ भी होगा। समझ गए। सिर्फ आपको ये समझना था कि लो बर्थ वेट बेबी होता क्या है और वेरी लो बर्थ वेट बेबी होता क्या है, इसको समझ लिए। जटिलता देख लिए कि इसमें जटिलता क्या क्या होगा। बाकी कारण, लक्षण सब ऊपर वाला ही लिख दीजिएगा, प्री मैच्योर वाला का ही। ओके, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक उम्मीद है आप लोग को बहुत चीज़ समझ में आया होगा। मैं बार बार कहता हूँ, एक बार में वीडियो ना समझ में आए तो 2 बार वीडियो को देखिए। कितना 30 मिनट 35 मिनट का वीडियो रहता है, उसको 2 बार देखेंगे तो 1 घंटा होगा। तो 1 घंटा अगर आप टाइम नहीं दीजिएगा तो फिर कैसे काम चलेगा। तो अगर वीडियो को एक बार में नहीं समझ में आए 2 बार देखिए, 2 बार में समझ में तो आ ही जाएगा। उसको लिखते चलिए कि क्या क्या हम बता रहे हैं। बाकी चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।